एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान आयुर्वेद महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमिता रानी जी हैं। डॉक्टर अमिता रानी जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस रूप में ये आयुर्वेद से जुड़ी। साथ ही राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में ये जिस विषय से संबंधित प्रोफेसर हैं उसके बारे में भी हम इनसे कुछ बात करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर अमिता रानी जी से। डॉक्टर अमिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमिता जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ हुई आपकी और कब से आप आयुर्वेदिक क्षेत्र में हैं? सर, मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ और मेरी शिक्षा यहीं कोटा में हुई है, सरकारी स्कूल में। और यूजी मेरा NIA से है, जयपुर से जी, और PG है आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर से जी। शास्त्र मेरा विषय है। मैंने 10 साल मेडिकल ऑफिसर में काम किया है जी, और अभी कॉलेज में सहचार्य के रूप में पदस्थापित हूँ जी। डॉक्टर अमिता जी, आपने यहाँ इस जो आयुर्वेद महाविद्यालय है उससे पहले कहाँ कहाँ आपने अपनी सेवाएं दी और कितने वर्ष आप इससे हैं? सर, मेरा पहला पोस्टिंग तो झालावाड़ में था, फिर उसके बाद झुंझुनू में गुड़ाकोट जी में था। जी जी। और उसके बाद फिर मैंने कोटा में ट्रांसफ़र करवाया यहाँ पर जी। कोटा में 1 साल करने के बाद फिर मेरा 12 में हो गया था ट्रांसफ़र। उसके बाद यहाँ अब कॉलेज में। जी। डॉक्टर अमिता जी, कोटा यानी हाड़ौती क्षेत्र का एक सबसे बड़ा आयुर्वेद महाविद्यालय है। इस आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कितने छात्रों की स्ट्रेंथ है और किस तरह की यहाँ आपका भी जो विभाग है, आपका विषय है, वो किस तरह की इनको शिक्षा देते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को? महाविद्यालय में 60 बच्चों का बैच चलता है। अभी फर्स्ट ईयर आया है BMS का और BNYS के 2 बैच चल रहे हैं। 2 तो नए हैं और एक पुराना बैच है जिनके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। जी। और मेरा जो विषय है वो रसशास्त्र और भेषज कल्पना से मैंने MD करी थी, तो उसी में मेरे को सहचार्य में लगाया है यहाँ पे। जी। तो अभी मेरा सब्जेक्ट सेकेंड ईयर BMS में है। जी जी। डॉक्टर अमिता जी, आयुर्वेद ऐसा विषय है यानी ऐसी चिकित्सा प्रणाली है, तो किस तरह ये मानव जीवन में काम करती है? सर, आयुर्वेद ये जीवन का विज्ञान है, समझ लीजिए। जी। इसमें जो आयुर्वेद की हम चिकित्सा करते हैं जी, तो हमारा पर्पज़ ये होता है शरीर से, मतलब जो स्वस्थ शरीर है तो उसको स्वस्थ रखें। बिल्कुल। और जो आतुर शरीर है, मतलब जो रोगी है, उसको हम स्वस्थ बनाएं। जी। तो इसके लिए जीवन शैली में परिवर्तन होना चाहिए। और जो हमारी जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जी जी जी, जिसमें से रस औषधियाँ भी होती हैं और काष्ठ औषधि भी होती है, तो वो सब मतलब ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जो भी हमारे पास आता है रोगी, उसके दोषों के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ जो दोष बताए हैं जी जी जी, तो उसकी प्रकृति किसके अनुसार है, उसके अनुसार ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जी। डॉक्टर अमिता जी, आयुर्वेदिक में इलाज के प्रकार क्या है? यहाँ पे जो चिकित्सा होती है हमारे यहाँ पे शोधन और शमन 2 तरह की चिकित्सा जी होती जी। है। तो शोधन में तो क्या करते हैं कि जो भी रोगी है उसके शरीर के अनुसार, वात पित्त कफ तो है ये, उसके अनुसार अपन उसके दोषों को दूर करते हैं। जैसे इसमें अपन पंचकर्म कराते हैं शोधन चिकित्सा में, तो पंचकर्म के द्वारा जो पूरा शरीर होता है वो शुद्ध हो जाता है। जो भी दोष उसमें होते हैं, वात कफ के जो बढ़ा हुआ होता है वो नॉर्मल हो जाता है, जो कम होता है वो बढ़ जाता है। जी जी। तो वो शोधन, उसके बाद हम शमन चिकित्सा करते हैं, तो उसमें हम करते हैं मेडिसिन से चिकित्सा। जी। शमन चिकित्सा जो होती है वो मेडिसिन से होती है। उसमें हम जैसे हमारी काष्ठ औषधि होती है, चूर्ण वगैरह होते हैं, तो वो लेते हैं और अनुपान, पथ्य सब उसको बताते हैं। जी। डॉक्टर अमिता जी, पहले देखा गया था कि जो
पहले के चूर्ण के रूप में आप मतलब मरीज को एक दवा के रूप में चूर्ण देते थे, लेकिन आज जो आधुनिकता के युग में टेबलेट्स भी सामने आई है तो मॉडिफाई हो गया है। जी। थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाते हैं हम लोग, तो पहले जो कास्ट औषधि होती तो जी, उसका जी। सीधा चूर्ण बन जाता था। अब जो टैबलेट मेकिंग मशीन आती है तो उससे टैबलेट बना के तैयार रहते हैं। तो उससे क्या जी। होता है, एक जो मात्रा जानी चाहिए शरीर में वो पूरी मात्रा जाती जी। है। अपन चूर्ण बना के दे देते हैं, कोई आधी चम्मच लेता है, कोई 1 चम्मच लेता है, तो पूरी मात्रा उसमें नहीं जा पाती है। जी। तो ये एक इसका फ़ायदा है। पहले क्वाथ जो हम जैसे कास्ट औषधि होती थी उसको हम उसे ऐसे ही दे देते थे कि घर पे काढ़ा बना के पी लेना है। बिल्कुल। अब बने हुए काढ़े भी आते हैं तो वो उसको बता दी जाती है मात्रा कि 20 ml लेना है, पानी मिला के लेना है, दोनों टाइम लेना है। तो वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उसका। जी जी। जैसे पहले देखा गया था कि आयुर्वेद की तरफ रुझान कम था, लेकिन 2021 के बाद एकदम इसमें बड़ा उत्साह आया। क्या मानती है आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरह कारगर साबित हो रही है आम जन के लिए? पहले जो था 2000 कोरोना से पहले का टाइम था, जी। उसमें तो यही था कि कोई लेता था, कोई नहीं लेता था, कोई पढ़ लिख के इधर उधर से ले लेता था। जी जी। तो उसमें कई भ्रांतियाँ भी हो जाती हैं कि जैसे कम असर करती है, लेट असर करती है। लेकिन जो अब कोरोना के बाद आया है जी जी। उसमें ये है कि एक तो सभी लोग अवेयर हो गए हैं कि हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, शुरू से ही ऐसा ट्रीटमेंट लेना है जो हमारे शरीर के धातुओं को पोषक मतलब उसको बिल्कुल। पोषित करे, उसको ख़त्म ना करे। आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्वर्ण पाचन चलता है जो वो बिल्कुल। उसके धातुओं का पोषण करता है। जी। तो ये चीज़ें ये कोरोना के बाद से ही आने लगी हैं, लोग अवेयर हो गए हैं तो ध्यान रखते हैं। अभी बिना चिकित्सक के कोई ट्रीटमेंट ऐसे लेता नहीं है। जी जी। और प्रॉपर उसका दवाई लेते हैं तो जल्दी असर भी आता है। जी। कोरोना के बाद ही सरकारें चेती और राजस्थान में भी 5-6 कॉलेज आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले, उसमें कोटा का भी एक था। उस जो बजट सत्र में यही बात उस तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने कहा कि भाई कोरोना में आयुर्वेद कारगर साबित हुई तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब ऐसे महाविद्यालय खोले जाएं। तो जब ये कॉलेज यहाँ खुला तब आप तो आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह की प्रसन्नता आप लोगों को देखने को मिली? कॉलेज खुलने से तो काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। इस तो बैचलर्स बढ़ जाएंगे, उनके जो ट्रीटमेंट है वो उसके जो आधुनिकीकरण ज़्यादा होगा, उसमें फार्मेसी होंगी तो दवाइयाँ ज़्यादा बनेंगी, उसकी उपलब्धता ज़्यादा रहेगी। जो भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें दवाइयों की उपलब्धता अभी तक बहुत कम होती थी। अब जो कॉलेज बनेंगे तो उसकी फार्मेसी में दवाइयाँ भी बनेंगी तो जी। मेडिसिन भी रहेगी, स्टाफ भी रहेगा। अब जैसे हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं नए नए, और जो कॉलेज बने हैं उसमें जो स्टूडेंट आएंगे उनकी अपनी रिसर्च रहेगी, थीसिस रहेगी, एमडी होगी। जी जी। तो वो एक आधुनिकीकरण हो जाएगा उसका, तो उसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली मिलेगा। जी। डॉक्टर अमिता जी, आपने चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी काम किया है। पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो हुआ करते थे लेकिन सुविधाएं नाम मात्र की थी, लेकिन जो वर्तमान दौर में आप किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं, किस तरह का एक बढ़ावा सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को मिला है? चिकित्सालय में भी अब प्रोग्रेस हो रही है। जैसे SWC बन रहे हैं तो उसमें हेल्थ अवेयरनेस सेंटर, जिसमें गर्भिणी हो जी। गई और सूतिका परिचर्या हो गई, उसमें सूतिका की जो भी होती है मतलब आफ्टर डिलीवरी जी, जो जी। भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उसकी दिनचर्या ऋतुचर्या वो सब लोग वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके अलावा भी जैसे बच्चों को योगा कराते हैं डेली, जी जी। और छोटे बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन वगैरह ये सब चलता है। जी। डॉक्टर अमिता जी, आपका जो एकीकृत महाविद्यालय जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी का भी शायद इसमें और योग का भी शामिल है, तो इसमें किस तरह का बच्चों को एक जो डॉक्टर्स बनेंगे, वैद्य बनेंगे, उनको किस तरह की शिक्षा इसमें दी जाती है? आयुर्वेद में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें योग तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके जी। अलावा भी जैसे पूरी लाइफ स्टाइल उनकी चेंज हो जाती है। हम शुरू से देखते हैं कि बच्चों को ये सब बाहर का चीज़ें खाना वाना सब बहुत जी। ज़्यादा भाता है, तो यही कोशिश की जाती है कि जैसे बाहर का खाना हम लोग जंक फूड वगैरह जी जी। बच्चों से अवॉइड करवाएं। और जो मेनली जो मानसिक होती हैं, मानसिक बीमारियां भी कुछ होती है जैसे एंजाइटी वगैरह, बच्चों में आजकल शुरू से ही बहुत ज़्यादा होने लगता बिल्कुल है। बिल्कुल।
तो उसके लिए भी हम बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए बाहर की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको जीवन शैली में या दिनचर्या में परिवर्तन करके उनको हम अच्छे से बता सकते हैं। उसके अलावा ये योग है और एक्सरसाइज वगैरह, तो ये सब स्टार्टिंग से हम उन आदत डालेंगे तो उनके बच्चों को उसी तरह से फिर उसी परिवेश में वो बड़े होते हैं जी। और जीवन में इनका डेफिनेटली प्रभाव तो पड़ता ही है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो शरीर मन दोनों से स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अमिता जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आजकल जो देखा जाता है कि बच्चों में जो खाने की प्रवृत्ति वह जंक फूड की ज़्यादा है, इसलिए पेट की बीमारियां भी ज़्यादातर इससे होती है। क्या मानती है आप? सही है सर। जैसे जैसे हम बाहर का बढ़ता है ये प्रचलन बाहर के खाने का, तो उसी वजह से बहुत सारे बच्चों में हमेशा पेट दुखता रहता है, कोई उल्टियाँ, सब ये सब जो बीमारियां होती हैं सब बाहर के खाने की वजह से ही होती हैं। जबकि हमारे घर की रसोई में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो माताएं बहनें अपने अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के खिलाएं वही सारी चीज़ें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी। डॉक्टर अमिता जी, जो आयुर्वेदिक दवा है वो कैसे बनती है, हमारे दर्शकों को समझें। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनती हैं वो रसशास्त्र में, जो मेरा डिपार्टमेंट है रसशास्त्र और भेषज कल्पना, तो इसमें कई दवाइयाँ होती हैं। जो दवाइयाँ तो होती हैं, काष्ठ औषधि होती है, जो खनिज होती हैं, धातु होती हैं, यही हमारे यहाँ दवाइयों का काम इनसे लिया जाता है। जी जी। तो लेकिन जो इनका जो रूप गुण वीर्य जो होता है, हमें पता होता है कि हम ये इस चीज़ में इसका ये वाला पार्ट काम करेगा, तो हम उसको उसके अनुसार करते हैं। जी। जैसे किसी का हमें जूस काम करता है तो हम उसका जूस बना के रखते हैं। किसी का जैसे चटनी आती है कई दवाइयों की, तो हम उसका चटनी बना के रखते हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें फार्मेसी में बनाई जाती हैं। इसमें 5 तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे स्वरस है, कल्क है और क्वाथ है। गर्म पानी में कुछ मिलाते हैं तब बनता है। और फिर रस औषधियाँ आती हैं, तो रस औषधियों में जैसे स्वर्ण भस्म वगैरह होती है, तो उनका शोधन करना पड़ता है पहले। अच्छा। कुछ औषधियाँ होती हैं जिसमें पारद भी मिलता है, जो उनको उसका भी शोधन करके फिर उनको दवाइयों में मिलाया जाता है। ये तरह तरह की बस ये कल्पनाएं होती हैं जो हम लोग बनाते हैं। जी। डॉक्टर अमिता जी, जो आयुर्वेदिक दवा है, इन दवा लेने के भी नियम होते हैं कि किस तरह आप मतलब एक मरीज को कितनी दवा किस रूप में लेनी होती है? हाँ, ये सारी दवाइयाँ ये जो होती हैं निश्चित मात्रा में ली जाती हैं। जी। जैसे क्वाथ है तो उसके पता होता है कि हाँ ये इतना ml देना है, इसमें पानी के साथ देना है। जी जी। चूरन होता है तो पता होता है कि 10 ग्राम 5 ग्राम लेना है, 250 mg लेना है कुछ का। तो ये सारी दवाइयों पर डिपेंड करता है कि कौन सा रूप है। इसमें जैसे रस धातु है तो उसकी कम डोज लगेगी। अच्छा। या जो चूरन है उसकी ये मतलब एक निश्चित मात्रा में हम उसको देते हैं। जी जी। डॉक्टर अमिता जी, दवा से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आयुर्वेद में जो दवा देते हैं एक चिकित्सक, उसमें वो ये भी कुछ खाने पीने में परहेज कराता है, तो ऐसी कौन सी किस तरह का परहेज आयुर्वेदिक दवा में आप मरीज को देते हैं? सर, परहेज आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो हम दवाइयों से जो अच्छी एंजाइम्स वगैरह हम उसके बना रहे हैं, तो अगर परहेज नहीं करेंगे तो वो या तो एंजाइम्स बनेंगे नहीं या कम मात्रा में बनेंगे, या ऐसा जो होगा तो वो कम मात्रा में असर करेगी। अगर परहेज के साथ हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो सही मात्रा में असर करती है। जी। जैसे दोषों के हिसाब से आप इलाज करती हैं। तो उस जैसे अपने शरीर में सप्त धातु का ऐसा माना गया है ना, उसके बाद भी इन सबसे ऊपर एक ओजस होता है, उसकी कमी के कारण क्या रोग मतलब क्या किस तरह के लक्षण मानव शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं? ओज की कमी से जैसे मानसिक तो होता ही है, उसके साथ में इस तरह का जैसे एलर्जी वगैरह है, इसको हम कहते हैं, तो वो सब होता है। कोई भी जो चीज़ जैसे हम बाहर निकले एकदम से, ठंडी से बाहर निकले, गर्म में बाहर निकले, तो वो सहन नहीं होता है शरीर को, तो उसकी वजह से हीट टेमेस हो जाता है कई लोगों को ऐसा होता है कि सर्दी खांसी में थोड़ा भी बाहर ठंडा पानी पी लिया जी जी, या तो उसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है। तो वो सब एक ओज का ही लक्षण होता है कि कोई भी चीज़ को वो एकदम आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता अपना शरीर। जी जी जी, यानी थकान, कमजोरी, इस तरह का लक्षण हो जाती है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जो आयुर्वेद में मैं जानना चाहता हूँ
कि कई असाध्य रोग है, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, जो आजकल जीवन शैली की ये बीमारियां हैं, हार्ट से संबंधित है, ये इस तरह के जो असाध्य रोग है इनका उपचार भी आयुर्वेदिक में संभव है, क्या मानते हैं आप? संभव है सर, बिल्कुल संभव है। इसमें दवाइयों के साथ साथ में हमें जीवन शैली में, अपने आहार विहार में, इन सब चीज़ों में चेंज करना पड़ता है जी। तभी वो दवाइयाँ भी कारगर होती हैं और तभी तक असर करती हैं। जैसे हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं और ये सब परहेज भी नहीं कर रहे हैं जी जी या बाहर का खा भी रहे हैं, तो ये सब दवाइयाँ फिर असर नहीं करती हैं। जी जी। डॉक्टर अमिता जी, जाते जाते हाड़ौती की जनता को आयुर्वेदिक इलाज के बारे में समझाए, किस तरह जीवन शैली आम आदमी रखे, कुछ हमारे जनता को बताएं। सर यही है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करें और जो अपने घर की दवाइयाँ हैं, जैसे हल्दी है, ये सब जो मसाले होते हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ तो यही होती हैं, इन्हीं से आगे जाके दवाइयाँ बनती हैं और भी। और जो कास्ट औषधि होती है, जैसे रॉ मटेरियल से हम लोग बनाते हैं चूरन वगैरह, इनका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी न डरें, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये आपके शरीर को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएगी। बस यही आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। जी डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नियमित योग करने से इंसान को कितने फ़ायदे मिलते हैं? नियमित योग तो पूरा जैसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हम स्वस्थ रखता है जी। जैसे जैसे हम योग करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी में खुद ही अपने को चेंजेस पता चलने लगते हैं। 10 दिन भी हम कंटिन्यूसली टाइम पे योगा करें जी। तो हमें शरीर में खुद ही परिवर्तन महसूस होने लगता है। हमें टाइम पे भूख लगेगी, टाइम पे नींद आएगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ एफर्ट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों से भी योग कराना चाहिए, उनको भी आदत होनी चाहिए, जैसे उनकी हाइट, हेल्थ और जैसे आई साइट वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत योगा से काफ़ी ठीक रहती है। डॉक्टर अमिता जी, कोरोना के समय आयुर्वेदिक विभाग ने मतलब मानव जीवन का जीवन काफ़ी बचाया, तो उस दौर में आपने देखा होगा, आपके कोई संस्मरण हो तो सुनाए कि किस तरह मरीज आपके यहाँ काढ़ा या अन्य तरह से दवा लेकर स्वस्थ रहते थे? हाँ, हमारे गांव में भी काफ़ी लोग थे जिनको थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट होने लगा था, तो काफ़ी लोग आते थे। तब हमने जैसे गिलोय, घनवटी और ये जो क्वाथ बनाया था, सबको बताया, जानकारी दी और घर घर जाके बांटे भी थे और लोगों ने बड़े उनको इस्तेमाल भी किया था उस समय पे जी। और क्वाथ भी हमने बना के दिया था। नहीं था क्वाथ तब हमने जैसे एक एक औषधि इकट्ठा करके उन लोगों को बताया, जैसे हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, तुलसी पत्र है, तो इनका क्वाथ बना के काढ़ा बना के पीना है, तो सब लोगों ने पिया था। जी। उस समय एलोपैथी से ज़्यादा आयुर्वेदिक की तरफ लोगों की भीड़ जुट गई थी, तो उस समय कैसा आप लोगों को महसूस होता था कि आयुर्वेदिक की तरफ आदमी मतलब लोग लौटने लगे हैं? वो ही बहुत वैसे अच्छा समय तो नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद के लिए था वो बहुत अच्छा टाइम था कि हाँ, लोगों को पता चली आयुर्वेद की कितनी महत्व है, कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है जी। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, खाली जैसे 2-4 चीज़ें हम लोगों ने बताई थी कि हाँ ये सब करना है, और कोई दवाई ऐसा नहीं कर रही थी, तो बस यही एक ट्रीटमेंट लाइन और ट्रीटमेंट यही था कि इम्यूनिटी बढ़ानी है। जी, तो जी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने जैसे गिलोय, घनवटी और ये क्वाथ वगैरह बताए थे, तो ये काफ़ी लोगों ने लिए थे जी। और सबको फ़ायदा भी हुआ था। जी। डॉक्टर अमिता जी, एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है, हाड़ौती का जो क्षेत्र है इसमें कई तरह की वनस्पतियाँ हैं जो आयुर्वेदिक के लिए एक औषधि का स्वरूप है, तो ये कहाँ हाड़ौती में? सर हाड़ौती में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नीम गिलोय हर घर में मिल जाता जी, है, जी। अश्वगंधा मिल जाता है, शतावरी है, ये सारी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, तो यहाँ दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे तो 4-4 फार्मेसी है इधर तो। अच्छा। केलवाड़ा में फार्मेसी है, इधर एक और है। जी जी। हाँ, हाड़ौती में कई जगह फार्मेसी है, काफ़ी दवाई इधर मिल जाती है। जी जी। ये थी हमारे साथ राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमिता रानी जी। डॉक्टर अमिता रानी जी ने जो आयुर्वेदिक उपचार किस तरह काम में आता है और जीवन शैली किस तरह इंसान को बना के चलनी चाहिए, योग और आयुर्वेदिक दवाओं का महत्ता बताई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।